मिथिला का मतलब सिर्फ सीता नहीं। मिथिला जनक की बेटी सीता की है, कवि विद्यापति की है, मीठी बोली की है, माछ भात मखान पान की है। दरअसल मिथिला उन सब की है और उन सब में है जो उस भूखंड ही नहीं उसके संस्कारों को जानते और मानते हैं। क्या है मिथिला का कुल मतलब, आइए जानते हैं। शारदा झा की रिपोर्ट। मिथिला संस्कारों की भूमि है, लोक व्यवहारों की भूमि है, विचारों की भूमि है, अवतारों की भूमि है, दर्शन की भूमि है, सृजन की भूमि है। यह न सिर्फ मधुर भाषा की भूमि है बल्कि इस भाषा के संस्कार गीतों की भूमि भी है। मिथिला एक तरफ महाकवि विद्यापति के काव्य की भूमि है तो दूसरी तरफ डॉक्टर सुभद्र झा, डॉक्टर रामावतार यादव जैसे भाषाविदों की भूमि है। यह पंडितों, किसानों, कारीगरों और मजदूरों की भूमि है। लेकिन यह मिथिला है कहाँ, कौन सी जगह है? तब अचरज से अपनी धरती देखते हैं। क्या मिथिला मात्र उत्तर पूर्वी बिहार और नेपाल से लगे हिमालय के तराई क्षेत्रों के भूभाग का नाम है? क्या मिथिला सिर्फ तीर भुक्ति जो नदियों के तीरों द्वारा पोषित हों यानी तिरहुती आडंबर है? क्या इसे मात्र विदेह राजवंश के राजाओं के या विदेह राजा जनक की पुत्री माता सीता की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है? क्या मिथिला क्षेत्र में मिथिला नाम का कोई क्षेत्र भी है? क्या मिथिलांचल का वर्तमान उसके इतिहास के तरह ही गौरवशाली है? इस तरह के न जाने कितने सवाल उठते हैं जब कोई मिथिला का नाम पहली बार सुनता है। इन सभी सवालों के जवाब हाँ हैं। ऐसे कई और सवाल भी हैं जिनके जवाब हम मिथिला के लोगों को ढूंढने होते हैं। जब कोई पूछता है कि कहाँ है मिथिला, क्या है मिथिला, कैसे लोग हैं वहाँ के, क्या भाषा है वहाँ की, क्या खाते हैं वहाँ के लोग, कैसे गांव और शहर हैं मिथिला में, तो ऐसे मौक़ों पर हम कुछ अचरज से अपनी धरती, घर आंगन, लोग बाग, तीज त्योहार और बोली बानी का बखान करते हैं। गौरव पर अतीत की धूल। सबसे पहले मिथिला का उद्धरण वेद और पुराणों में मिलता है। हमारे महाग्रंथ रामायण में इसे देवी सीता की जन्मस्थली कहा गया है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मिथिला की अपनी पहचान है, बस वर्तमान में उसके गौरव पर अतीत की धूल जम गई है। यह गौरव बलराजगढ़ और राजनगर के राजमहलों के खंडहर में ही नहीं, दरभंगा महाराज के अकूत धन और यश के प्रदर्शन की मिसाल में भी दिखता था। हालांकि यह गौरवबोध मैथिलों में कितना बचा रह गया है, यह देखने की बात होगी। मिथिला जुड़ा है भारतीय जनमानस के साथ, राम और सीता की जोड़ी में, लेकिन यह जुड़ाव परोक्ष रूप से है, प्रकट नहीं। भारतीय अपने चेतन अवचेतन में राम और सीता की जोड़ी को परम पूज्य मानकर उनकी आराधना करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि सीता की जन्मस्थली मिथिलांचल में है। जब उन्हें यह बताया जाए तो मिथिला के प्रति उनका अनुराग देखते ही बनता है। मैथिल होते हैं थेथर। मिथिला क्षेत्र के लोग मैथिल और यहाँ की भाषा मैथिली कहलाती है। लोग यहाँ के जिद्दी कहे जा सकते हैं, कभी हार न मानने वाले, जिसे थेथर कहा जाता है। प्रकृति अपनी सारी सुंदरता और विभीषिका को मिथिला पर प्रकट करती रही है। कोशी की हर साल आने वाली बाढ़ हो या गर्मियों में लगने वाली आग, बरसात में उफनती नदियों का प्रकोप हो या माघ पूस की कड़कड़ाती ठंड, सब झेलती रही है मिथिला। इन सब के साथ मैथिल जीवन बरकरार है। कम बेसी में गुजारा कर लेते हैं यहाँ के लोग। चाहे जैसा भी समय रहा हो, यहाँ प्रबुद्ध लोगों की कभी कमी नहीं रही है। चाहे वह गोनू झा की दंत कथाएं हों या मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती का आदि शंकराचार्य के साथ हुआ कथित शास्त्रार्थ, जिसमें शंकराचार्य को हार माननी पड़ी थी। कहते हैं कि महिषी, जो मंडन मिश्र का गांव था, वहां तो उनका तोता भी संस्कृत के श्लोक बोलता था। महाकवि कालिदास, संत लक्ष्मीनाथ गोसाई, उदनाचार्य की भूमि पर भाषा, साहित्य, आध्यात्म और दर्शन का ही बोलबाला रहा है। मिथिला हमेशा से विद्वानों की भूमि रही है। यहाँ अस्त्र शस्त्र चलाने वाले कम और दर्शन शास्त्र को मुखर रूप से अपनाने, पढ़ने और पढ़ाने वाले ज्यादा रहे हैं। उन लोगों की जीवन शैली ही इसका उदाहरण रहे हैं। आज दिन तक प्रचलित हैं रिवाज। कृषि प्रधान देश में मिथिला का क्षेत्र भी कृषक बहुल रहा है। जमींदारी प्रथा रही थी कभी यहाँ। लोगों ने भीषण गरीबी के दिन भी देखे हैं। ऊंची जातियों के लोगों के द्वारा गरीब तबकों का शोषण, असीम यातनाओं का काल भी गुजरा है मिथिला में। राजवंशों का स्वर्णिम समय भी रहा है यहाँ, और आधुनिक काल तक दरभंगा महाराज की शानो शौकत भी देखने सुनने लायक थी, जिनके उतार का दौर भी लोगों ने देखा है। यहाँ के खान पान और पहनावे की विशेषता तो जगत प्रसिद्ध है। पान मखान, माछ दही, पाक दुपट्टा, जनेऊ सुपारी, ऐसे कई दुए हैं जो आज दिन तक प्रचलित हैं। मिथिला के भोज भात की तैयारी और उसके खान पान के क्या कहने। महादेव के भक्त मैथिल भांग को प्रसाद और भोग समझकर ग्रहण करते थे। यहाँ शैव, शाक्त और वैष्णव तीनों धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। यहाँ वैदिक रीति रिवाज का आज भी अनुष्ठानों और यज्ञों में पालन किया जाता है। प्रवासी मैथिल और घर की याद। मैथिल और मिथिला को अलग करके नहीं देखा जा सकता है,
जहाँ भी प्रवासी मैथिल हैं प्रायः अपने अंदर मिथिला को जीवित रखने का प्रयास करते पाए जाते हैं। पूछा जा सकता है कि जो जगह आज भी आबाद है, जिसका सुस्पष्ट क्षेत्र है, उसे कहीं और भी जीवित रखने का प्रयास लोग क्यों कर रहे हैं। यह सुनने में तो अटपटा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। रोजगार और औद्योगिक व्यवस्था के इंतजाम न होने की वजह से यहाँ की ज्यादातर आबादी नई पीढ़ी काम की तलाश में बाहर अन्य राज्यों का रुख कर चुकी है। मैं खुद उनमें से एक हूँ। एक सुभ्यस्त जीवन यापन की इच्छा रखना कोई अपराध नहीं, लेकिन इस वजह से मिथिला के गांव खाली पड़े हैं अपने नौनिहालों से। वे प्रवासी मैथिल कहलाते हैं, वे जो अब 2-3 पीढ़ियों से बाहर बस गए हैं। अब या तो अपने गांव नहीं जाते, या अगर जाते भी हैं तो छुट्टियों और तीज त्योहारों में। अब डेस्टिनेशन वेकेशन के चलन के कारण यह सुयोग भी कम ही लगता है लोगों को। मात्र बूढ़े और बुजुर्गों को देखा जा सकता है मिथिला के गांव में, जहां उनकी अपनी धरती के प्रति मोह इतना गहरा है कि वे उस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जा पाए, या गए भी तो कुछ समय बाद वापस लौट आए। वे अपने पुराने दिनों को याद कर कभी खुश होते हैं, कभी दुखी। अब गांव जैसा बहुत कुछ रह नहीं गया है। हर गांव की चाह शहर हो जाना है। लिखिया की है दुनिया भर में धूम। इन सब बदलावों के बीच ही जो लोग अपनी संस्कृति और भाषा को लेकर प्रतिबद्ध हैं, उनके लिए मिथिला अपने राग रंग, संगीत, नृत्य, कला और लोक व्यवहारों में प्रतिदिन दीप्त होता है। 12 मासा और संस्कार गीतों से आज भी आंगनों में उपनयन और विवाह की विधियों की शुरुआत होती है। झिझिया, डोमकच, जटजट्टीन और झरनी जैसे लोक नृत्यों से न सिर्फ ग्राम देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, बल्कि यह सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में भी मदद करता है। मधुबनी चित्रकला, जिसे लिखिया भी कहा जाता है, अब एक विश्व प्रसिद्ध आर्ट फॉर्म है। जो लोग अपनी धरती से जुड़े भी हैं, कहीं न कहीं वे मानते हैं कि मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को बचाकर रखा जाए, लेकिन शायद वह काम कोई और करेगा। दीना भद्री, राजा सलहेज की कहानियां विलुप्त प्राय हो गई हैं। इसे सहेजने की कोशिशें जारी हैं। दोष किसे दिया जाए, कहा नहीं जा सकता। शायद हम सभी दोषी करार दिए जाएंगे उस दिन जब हमारी संतति हमसे पूछेगी कि हमने उनके लिए उनकी संस्कृति, उनकी जड़ों को बचाकर क्यों नहीं रखा। ज़रूरत है जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने अस्तित्व के आधार को अपने साथ साथ आगे बढ़ाने की, ताकि सब कहीं छूट न जाए, खो न जाए। हमारी आने वाली पीढ़ी को तब शायद पता हो कि वापस कहाँ जाना है। मिथिला अपने जीवन के साथ साथ आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार में सम्मिलित हो, तो हम जहाँ भी रहेंगे घर वापस जाने का रास्ता याद रहेगा।